नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं चुनाव मतदान को लेकर। दरअसल मतदान बढ़ेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, इसकी बात तो सब करते हैं। लेकिन इस बार की हम बात करें 2024 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उससे नज़ारा कुछ उल्टा दिखता है। कह सकते हैं कि नज़ारा ऐसा कि देखने में तकलीफ है। वजह यह कि बीजेपी के भीतर जो है हर पार्टी का आदमी आने को राजी हो रहा है, लेकिन मतदान में जाने को लोग राजी कम हो रहे हैं। और यहीं से चिंता शुरू होती है भाजपा की भी और लोकतंत्र की भी, और बाकी दीगर पार्टियां भी इसको लेकर चिंतित है। लेकिन सर्वाधिक चिंता बीजेपी कैंप से आ रही है, क्योंकि वो सत्ताधारी दल है और इस बार जीत का मार्जिन हर प्रत्याशी भाजपा का बढ़ाना चाहता है। जाहिर है कि अगर आपको ज़्यादा मतों से जीतना है तो मतदान भी ज़्यादा होगा, तभी वोट जीत पाएंगे। ऐसे में मैं कहूँ कि दूसरे दल इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो संभव है जहां वो हार रहे हैं वहां हार का प्रतिशत बढ़ जाए। इसके चलते बाकी विपक्षी दलों में खामोशी है। केवल चुनाव आयोग इसको लेकर बहुत चिंतित है, मीडिया बहुत चिंतित है और बीजेपी इसको लेकर चिंतित है। और एक बात और इसमें कि भाजपा का जब प्रत्याशी मैदान में होता है तो पूरी पार्टी उसके लिए मतदान का काम कराती है और प्रचार का काम भी करती है। दीगर दलों में आमतौर से ये होता है कि वन मैन आर्मी होती है, जिस प्रत्याशी को टिकट मिला है वही एक तरह से सब काम करता है। संगठन भी वही देखता है, कार्यकर्ता को भी वही देखता है और एक तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़े इसकी चिंता भी उम्मीदवार करता है। बीजेपी थोड़ा अलग है, लेकिन इस बार जो नज़ारा है, जो सीन है, वो थोड़ा चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में लगातार वोट का प्रतिशत गिर रहा है और अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें जहां मतदान हो चुके, वहां तो 14% से ऊपर भी मतदान घटा है 2019 की तुलना करें। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और इसने सबको परेशान कर रखा है। तो कम मतदान, सब परेशान। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती अधिक मतदान से है और मतदान कम होगा तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा और उसके साथ साथ जो प्रत्याशी है उनकी भी हार जीत का मार्जिन घटेगा बढ़ेगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकार साथी हमारे डॉक्टर राहुल रंजन, जो पत्रकारिता तो करते ही हैं, साथ में पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं माखनलाल विश्वविद्यालय में। इसके साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे साथी जुड़े हैं रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। दरअसल ये चिंता सबकी है और लोग तो कहते हैं कि 100% मतदान हो और उसके लिए तरह तरह की बात होती है कि आप घर बैठकर भी वोट डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप घर बैठकर पैसा निकाल सकते हैं, पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ सिस्टम आए जो आप मोबाइल पर ही वोट को डाल सकें। हालांकि अभी आज के दिन की बात करें तो शायद ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले सालों में लोग घर बैठकर भी मतदान करें और मतदान कम से कम 90 या 95 या 100% तक हो जाए। तो ये एक सुखद कल्पना हम कर रहे हैं। लेकिन आज की चिंता ये है कि चुनाव आयोग सड़क पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा चुनाव की जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि मतदान बढ़े। बीजेपी तो इस पर लगी हुई है। अब उनके जो दूसरे साथी हैं संघ परिवार के, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी दल इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पर भी आपकी टिप्पणी। और सब तो परेशान है कि मतदान बढ़ना चाहिए, गर्मी भी इसकी बड़ी वजह है। लेकिन हर साल तो, हर बार 5 साल के बाद चुनाव मई में होते हैं, मई अप्रैल में। गर्मी तो कोई मेरे ख्याल से बहाना नया नहीं है, लेकिन लोग वोट करने आते थे। आपकी राय? देखिए, इस बार जो कम वोटर परसेंटेज को लेकर जो सर्वाधिक चर्चा है, मेरे ख्याल से इस बार ही हो रही है। वोट परसेंटेज की तुलना चूंकि पिछले बार से इस बार की तुलना हो रही है जी। और इसमें कोई शक नहीं कि 2019 में जो वोटिंग हुआ था वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग था। अब चूंकि इस बार वो कम हुआ, तो चूंकि एक टारगेट आपके सामने रखा हुआ, तो लोग तरह तरह की बातें होने लगी। एक बात ये ज़रूर है कि राजनीतिक दल की इसमें जिसको बोलते हैं उदासीनता बहुत स्पष्ट दिखाई दी। एक राजनीतिक दल को ये लग रहा है कि अब हम 400 पार हो रहे हैं तो क्या 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 ज़रूरत ही महसूस नहीं की जा रही कार्यकर्ताओं की या नेताओं की तरफ से, या उतने ईमानदारी से प्रयास दिखाई नहीं दे रहे। दूसरे दल ये सोच रहे हैं कि जब आना ही नहीं है तो क्या मतलब बात मतदाताओं से ताल्लुक़ रखने का, उन्हें मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने का। एक उदासीनता की वजह ये भी है। गर्मी, टेम्परेचर ये भी एक है।
लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण, क्या ये सारी जिम्मेदारी मतदाता यदि ईमानदारी से खुद भी सोचे, जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अब कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए कि लोग घर बैठे ही मतदान कर दें, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि लोग उसमें भी इफ और बट देखेंगे कि साहब वो तो उनका फ़ोन नहीं आया इसलिए हमने वोट फ़ोन से नहीं किया। क्योंकि कई बार ये होता है, हम किसी को आमंत्रण देते हैं, आप एक व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूँ, और जब उसको व्हाट्सएप पे, इवन आप उसको कार्ड भी पहुंचा दें व्हाट्सएप पे, फिर भी वो ये उम्मीद करता है कि उनका फ़ोन आना चाहिए यार, एक बार उनका फ़ोन नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। तो अब जब लोगों की मानसिकता ऐसी होगी, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी। योगीराज जी, मतदान तो उत्सव है, और जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो लड़की के पिताजी हैं, और लड़की के पिताजी भी सबसे बातचीत बना के रखते हैं ताकि उनके यहाँ ब्याह ठीक से हो जाए। और दूसरी बात है कि अगर बेटे की शादी भी हो रही है तो बारात के लिए तो सबको बुलाना पड़ता है, और अगर आप बारात नहीं बुलाएंगे तो फिर फूफा जी और बाकी लोग काफ़ी बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, रूठने वाले। मैं वही तो खैर, ये भी आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि राजनीतिक पार्टियों को लड़की की पिताजी की भूमिका में होना चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां तो खुद ही बाराती बनी हुई हैं। और आप देखो तीनों का डिफाइन, आप देखो कि जी, चुनाव आयोग लग गया टेंट लगाने, वो कैटरिंग का काम कर रहा है वो, और मतदाता जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं वो फूफा जी जीजा जी की भूमिका में, तो उनको तो पकड़ के लाना पड़ेगा आपको। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। लेकिन इन सब के अलावा मैं इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम, चुनाव आयोग का अपना काम, पार्टी और कार्यकर्ताओं का अपना काम, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा मतदाताओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे एक वोट से हम आने वाले 5 सालों के लिए हम अपनी सरकार चुन रहे हैं, तो इसमें हमारी भूमिका भी तो बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। ये प्रश्न खुद मतदाताओं से भी अपने दिल से पूछना चाहिए। दरअसल मतदाता तो बाराती बन गया है। अगर सगे रिश्तेदारी में भी शादी हो और आप नहीं बुलाओगे तो उसका सूटकेस तैयार है कि कोई बुलाए तो मैं तत्काल चला जाऊंगा और बस में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन बाराती भी रूठ रहे हैं, मतदाता बाराती बना, जबकि ये पूरा चुनावी मतदाता के लिए है। क्योंकि अगर गलत प्रत्याशी चुन लिया गया, अगर गलत सरकार बन गई, गलत पार्टी की सरकार बन गई, तो पूरे 5 साल आपको रोना तो है ही है, इसमें देश का भी नुकसान है। तो कम से कम जो लोकतंत्र हमको बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, खासतौर से आज़ादी के बाद की हम बात करें, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी ने आपको एक बटन दबाकर या एक ठप्पा लगाकर सरकार बदलने का आपको अधिकार दिया। जबकि पहले तो हुकूमतें जब बदलती थी तो रक्त बहा करता था, खूनी क्रांति होती थी या युद्ध होते थे, और उसके बाद जो जीतता था वो हुकूमत करता था। अब तो बहुत आसान है, आप बटन दबाइए या ठप्पा लगाइए, ग्राम पंचायत से लेकर माने पार्लियामेंट तक आप जिसको चाहे बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्य नफ़ा नुकसान जिसका होना है वो है आम आदमी, और मतदाता को, आम आदमी को खुद से होकर वोट डालने की ज़रूरत है। क्योंकि 75 वर्ष हो गए हैं, अब बाराती, घराती, लड़की वाले और जो भी होना वो सब हो चुके। अब तो मुझे लगता है कि 75 साल के बाद वोटर खुद होकर आए, ये सबसे आदर्श स्थिति होगी। और जितना हो सकता है उस पर पार्टियां काम करें, लोगों को मनाएं कि हमारे पक्ष में वोट करें। ये अपना उनका मुद्दा हुआ, लेकिन लोगों को वोट डालने जरूर जाना चाहिए। राहुल जी, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो सारा मसला है, इसके लिए अभी की बात करें तो राजनीतिक दल जिम्मेदार ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें आम आदमी की भी जिम्मेदारी कम नहीं है, क्योंकि सरकार तो उसी के लिए बनने वाली है। अगर गलत आपने चयन हो गया या आपके वोट नहीं डालने से गलत आदमी चुनाव जीत गया, तो फिर 5 साल आपको पत्थर से सिर मारना है। जी राघव जी, पहले तो जहाँ से शुरुआत की थी चर्चा की, वहां से बात करूँ मैं जी कि जो भारत की मानसिकता है, उन लोगों की जो मानसिकता है, हमारे यहाँ डोसे को कांटे से और छुरी से काट के नहीं खाते। हमारे यहाँ आदत पड़ी हुई है लोगों को तोड़ के खाने की। दाल चावल चम्मच से नहीं खाते, हमारे यहाँ लोग सान के खाते हैं। ऐसे ही हो गया मतदान का। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी आधुनिक युग में चले जाओगे तो, और सही कह रहे थे योगीराज जी की, बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान के लोगों की आदत को यदि आपने बदल दिया तो बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, और यही स्थितियां यहाँ हुई। तो हिंदुस्तान की मानसिकता को धीरे धीरे बदला जा सकता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक युग में ले जा सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं ले जा सकते। उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि हमने कर दिया कि सारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दी है, सब कुछ कर दिया। शुरू शुरू में लोगों को बड़ा उत्साह था कि अब तो बैलेट पेपर खत्म हो गया, वोटिंग मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक अंगूठा दबा दो हो जाएगा, ठप्पा नहीं लगाना पड़ा, तो बड़ा उत्साह था। तो कुछ चुनाव तक, कुछ वर्षों तक तो आपको ये दिखाई दिया कि उत्साह है। लेकिन जैसे ही ये बात धीरे धीरे उजागर होने लगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, तो मतदाता थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले गया, और मतदाताओं को थोड़ा सा अब तो राहुल जी,
वोटिंग। जी राहुल जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, पिछले दिनों इस पर फैसला आ गया, उसने खारिज कर दी है ये आशंका। हाँ, और इससे ये साबित हो गया कि जानबूझकर वोटिंग मशीन के बारे में अफवाह फैलाई गई, और ये अफवाह कुछ लोगों तक पहुंच गई, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं। आप जैसे विद्वान आदमी भी ये कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सारी चीज़ों को खारिज करके मुझे लगता है कि सब चीज़ें क्लियर कर दी, क्रिस्टल क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी, कि ये संभव नहीं है कि ऐसा हो पाए। अगर किसी को शक है तो वो कुछ मशीनों का, 5% मशीनों का भी जांच हो सकती है। सारी मशीनों की ना तो जांच हो सकती है और ना वीवीपैट को काउंट किया जा सकता है। ये मुझे लगता है कि अब ये बात थोड़ी सी पीछे हो गई है और कमजोरी पड़ गई है। राघवेंद्र जी, क्या है कि बात यह है कि शक, जो शक की ऐसी बुनियाद खड़ी तो हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई शक भी डालने केंद्र, वाले जो तो लोग शक, हैं यही राहुल जी, शक तो नहीं, शक पैदा राजनीतिक करने वाले दलों लोग को यही शक लोकतंत्र दूर के करना दुश्मन है माने जनता जाएंगे के कि बीच नहीं? से, मतदाताओं को। राहुल जी जी, मेरा सवाल है कि शक पैदा करने वाले लोग लोकतंत्र के दुश्मन माने जाएंगे या नहीं? क्योंकि हार जीत तो अपनी जगह है। मैं हार रहा हूं और मैं शक कर रहा हूं कि राहुल जी ने जो है 2 बटन दबा दी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी, पहले चुनाव आयोग इस बात के बारे में सफाई देता था, अब सुप्रीम कोर्ट के तो निर्देश हो गए हैं, फैसला आ गया है। जी जी, राजनीतिक दलों की पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में जिम्मेदारी पड़ती बनती है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के नेताओं को और सब लोगों को आगे आकर के मतदाताओं को बताना चाहिए, भरोसे में लेना चाहिए, तब जाकर के ये बात आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि ये इसको तो दूर करना ही पड़ेगा, ये शक दूर नहीं होगा तो ये थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। थोड़ा सा जिस मैं बात पर, इसमें जिस मुद्दे की चर्चा। सवाल जी जवाब नहीं कर रहा हूं आपसे। दरअसल जिन प्रत्याशियों को, जिन दलों को अपनी हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है, वो सोच रहे हैं कि हम मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे तो हार का जो मार्जिन है, जो हार की संख्या है, जो वो और बढ़ जाएगी। इसलिए जिनको लगता है कि इस बार हमारी पराजय अवश्यम भावी है, तो वो तो चुपचाप से बैठ गए, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। ऐसा कई जगह दिख रहा है राहुल जी। जी, वोटिंग परसेंटेज का जो बात है, तो वोटिंग परसेंटेज जो घटा है लगातार 19 के बाद में, जो 24 में जो नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं कि 55 से लेकर के 57-58 तक पहुंच रहा है, जहां अपने 72-75 रिकॉर्ड तोड़ हो गया था 19 में ये चुनाव पूरा का पूरा। लेकिन इनकी घटा, उसकी वजह दो मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि इस बार चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल इतनी तीव्रता के साथ में, इतनी तेजी के साथ में अपने मुद्दों को, जो देश से, देश हित से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े, युवाओं से जुड़े, महिलाओं से जुड़े, तमाम स्तर के लोगों के साथ में जुड़े हुए, तमाम वर्ग के साथ में जुड़े हुए, इसको जाकर के ये बता नहीं पाए कि हम कौन। तो यहाँ मतदाता दुविधा में फंस गया कि एक तो चल रहा है, दूसरे के लिए हम दांव लगा रहे हैं, तो अच्छा कौन सा हुआ। मतलब ऐसा नहीं हो कि अच्छा चुनने के चक्कर में जो अच्छा था उसको छोड़ दें। तो ये जो दुविधा मतदाताओं के बीच में चल रही है, इसकी वजह से मतदाता घर से नहीं निकला कि चलो ठीक है भाई, जहां दांव लग रहा है भाई ठीक है। तो मतदाता इसलिए जाकर के संकोच में बैठ गया कि हमको नहीं देना वोट, जबकि जिम्मेदारी बनती है मतदाता की। बार बार कहा जाता है कि मतदाताओं का अधिकार है, पक्ष को दो या विपक्ष को दो, लेकिन वोट देने घर से जरूर निकलो, वोट दो, नहीं तो आप तय नहीं कर पाओगे। क्योंकि बाद में दोष देने का हक नहीं बनता आपका कि हिंदुस्तान में सरकार किसी और की बन गई, हमने गलत वोट दे दिया या फिर इसको दिया था। तो ये, तो आप ठगा हुआ महसूस मत करो, अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा मतदाता को कि हमारा जो अधिकार है, हमने अपने अधिकार का उपयोग किया और हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आगे निकले, घर से निकले और हमने वोट डाला। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस जिम्मेदारी की जो अधिकार दिया है संविधान ने, इस अधिकार को भी कानूनी जामा पहनाना चाहिए कि अधिकार, आपको वोट देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। वोट नहीं दिया है तो कैसा भी प्रावधान करें, लेकिन सजा का प्रावधान होना चाहिए कि आपको जो अधिकार दिया गया उसका आप उपयोग करें। हमारे यहाँ क्या हुआ, यही हुआ है कि हमारे यहाँ ठीक है 33% में फैसला हो जाता है, 32% में फैसला हो जाता है। तो जब परीक्षा में 100 के बाद में किया जाता है कि 100 ना 100 नंबर का यदि प्रश्न पत्र है तो जी 33 आपके लिए अंक तय है कि 33 से नीचे आओगे तो फेल माने जाओगे। तो इस तरीके से ये भी हो जाना चाहिए कि साहब, यदि हिंदुस्तान है और इसमें वोटिंग होनी है तो भाई 50 से नीचे का मामला ठीक नहीं होगा। बिल्कुल इसके बाद जितने लोग भी आ रहे हैं, एकदम क्योंकि देखिए आजकल सारी सुविधा, देखिए राघव जी, जी आधार हो गया है, वोटर आईडी हो गया, तमाम आईडी आपके पास हो गए, हर व्यक्ति ट्रेस होता है, हर व्यक्ति ट्रेस हो रहा है। और इस बार मतदाता सूची में जो नाम लिखाएगा वो आधार नंबर भी लिखवाएगा।
जी। ये पूरी चीजें क्लियर हो चुकी, कौन ने वोट डाला कौन ने नहीं डाला। तो ये होना चाहिए प्रावधान। मेरा सुझाव यही है कि दरअसल इसमें प्रावधान होना चाहिए, तब जाके, दरअसल क्योंकि यहाँ आपने कानून का डर आपने ठीक चलता है कहा कि राघवेंद्र जी। कहीं ना कहीं मतदान की अनिवार्यता की जरूरत है, और जी भले ही उसमें सजा का प्रावधान ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बार वोट नहीं डालता है, एक चुनाव में या दूसरे चुनाव में नहीं डालता है, तो उसका फिर, मैं बहुत बड़ी और थोड़ी सी कठोर बात कर रहा हूं कि फिर उसका मतदान देने का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना किसी वजह के सिर्फ वोट नहीं डाल रहे हैं तो फिर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, उसका वोटिंग राइट खत्म होना चाहिए। मुझे लगता है एक तो ये बात, दूसरी बात है कि 75 वर्ष हो गए हैं, लोकतंत्र परिपक्वता की तरफ जा रहा है। अब मेच्योर लोकतंत्र में हर आदमी को आप घर से नहौर के ले जाएं, ऐसे ले जाएं बुला के जैसे आपके बेटी की बारात है या आपकी लड़की की शादी है, और वो इसलिए बैठा हुआ कि कोई उसको बुलाने नहीं आया, किसी ने उसको पर्ची नहीं पहुंचाई है, तो फिर ये लोकतंत्र के साथ अपराध है। अपराध की श्रेणी में मुकदमा दर्ज भी हो और उसके साथ साथ उसकी मतदान देने की जो अधिकार है उसकी भी समाप्ति होनी चाहिए। मैं रमेश जी से पूछूंगा, रमेश जी आपको क्या लगता है, मतदान का प्रतिशत घट रहा है बढ़ रहा है, ये अपनी जगह है, इससे लोग हारेंगे जीतेंगे ये भी अपनी जगह है, लेकिन मतदाता अगर वोट नहीं दे रहा है तो वो लोकतंत्र के साथ एक किस्म का अपराध भी कर रहा है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, मतदान में जो उदासीनता रही है, और इस बार तो बहुत ज्यादा मतलब एहसास ही नहीं हो रहा है कहीं भी कि चुनाव हो रहा है। इसकी दो मुख्य वजह मध्य प्रदेश की जो मैं बता रहा हूँ वो है, पहला तो ये है कि चुनाव आम आदमी की नजर में एक तरफा है। बीजेपी सत्ता पक्ष की जो हवा है, उनका जो माहौल है, वो राम मंदिर के टाइम से इतना बना हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। हालांकि राम मंदिर की लहर अब दिख नहीं रही, लेकिन वो अंडर करंट एक कॉन्शियसनेस जो अवचेतन बन है उसमें तो वो है। तो उस समय से माहौल इतना ज्यादा बना हुआ है कि जो आम मतदाता है उनने मान लिया कि बीजेपी आ रही है, मोदी आ रहा है। ये एक आम फ्लोटिंग ट्रेंड है। तो जिनको मोदी को जिताना है वो इसलिए उदासीन है कि वो जीत तो रहे, क्या करेंगे जाके, धूप है इतनी तेज है, एक ये उदासीनता है। इंडी गठबंधन के अंदर ही भीषण हताशा है। जिस दिन से वो बना है उस दिन से उसमें टूटन शुरू हो गई। कभी नीतीश कुमार चली गए, कभी ममता बनर्जी बाहर हो गई, तो केजरीवाल जेल में चले गए, हेमंत सोरेन जेल में चले गए, महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं बन पा रहा, तमिलनाडु में वो हिंदुओं को गाली बक रहा है, हिंदू धर्म को गाली बक रहा है, तो उसकी वजह से पूरा इंडी गठबंधन सस्पेंस में है, सुखड़ा हुआ है। इसके बाद आम आदमी जो इंडी गठबंधन का समर्थक था, जो चाहता था कि राहुल गांधी या कोई दूसरा विपक्ष का प्रधानमंत्री बने, तो उनमें भी ये भीषण हताशा है कि अब ये जीत तो है नहीं रहे, इनके पीछे परेशान, मतदान केंद्र में परेशान होने की क्या होता है, एक निराशा होती तो आदमी के हाथ पैर और दिमाग सब काम करना बंद कर देता। तो एक मुख्य वजह तो ये है कि जो पहले से माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से आम आदमी में निराशा है। अच्छा, जो चुनाव विश्लेषक है, मैं पिछले 3-4 रोज से इसी पे सोशल मीडिया पे इस पर जो अच्छे चुनाव विश्लेषक है उनकी बहस देख रहा हूँ, तो उनका भी ये कहना है कि ये जो चुनाव में मत प्रतिशत घटा है इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ये दोनों पक्षों को समान रूप से प्रभावित कर रहा है, इंडी गठबंधन को भी और ये बीजेपी गठबंधन को भी। अगर वोट कम मतदान केंद्र पे गए हैं तो वो दोनों के घटे हैं, इंडी के भी घटे हैं और बीजेपी के भी घटे हैं, और उसकी वजह भी वो भी यही बता रहे हैं कि माहौल पहले से फिक्स दिख रहा है लोगों के दिमाग में कि ये होने वाला है, तो अब हमें मतदान केंद्र में जो फ्लोटिंग वोट है वो साइलेंट हो गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में राघवेंद्र जी जो शायद ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, उसकी वजह यह है कि पिछले चुनाव में किसानों ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया था, क्योंकि उनको 2700 रुपए एमएसपी गेहूं की थी घोषित की थी और 3100 रुपए धान के। चुनाव के तत्काल बाद धान की खरीदी हुई तो बीजेपी सरकार ने इस पर आवाज भी नहीं की। वही 2300 रुपए 2100-2300 रुपए का जो था उसी पे, मतलब इस पर कोई सफाई भी नहीं दी बीजेपी ने। जब गेहूं की बात आई तो ये उम्मीद थी कि 2700 में हम खरीदेंगे, तो इस पे भी कोई स्टैंड नहीं लिया बीजेपी ने। तो किसानों के मन में
एक बहुत ज्यादा उदासीनता है राघवेंद्र। थोड़ी बहुत नहीं, 1,000 रुपए का घाटा धान में हुआ है और करीब 400-500 रुपए गेहूं का घाटा हुआ है। तो किसान के लिए ये बहुत मायने रखती है। अपन ने भी इस पर कई डिबेटों में मैंने कहा था कि किसान इसको बहुत ज्यादा महत्व देता है कि उसकी एमएसपी गेहूं की और धान की खास तौर बिल्कुल। पर अगर अच्छी मिलती है तो उसकी दिन फिर जाते। बिल्कुल इस मामले में बीजेपी साइलेंट रही है। आपने जो तो बात इसका की है, एक बहुत बड़ा फर्क ये भी रहा है। जी। दूसरी बात राघवेंद्र जी एक और है जी। कि जो प्रत्याशियों का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत ज्यादा ठंडा है। हमारे गांव में मैं बताऊं आपको, एक दिन आए थे प्रत्याशी, इसके बाद ना कोई वाहन चल रहा है, ना कोई लाउड स्पीकर है, ना अच्छा ये जो स्टिकर चिपकाते हैं, जी। पंपलेट चिपकाते हैं, वो भी दीवारों पे नहीं दिख रहा। दीवार लेखन तो बहुत पहले से बंद है। तो जब बीजेपी का ये हाल है तो कांग्रेस की हालत तो ये है कि बिल्कुल। रमेश जी, एक दरअसल आपने जो छोटा सा स्टिकर पूरी भी जो नहीं बातचीत की है, है। जी। मेरी बात सुन लीजिए आप। दरअसल आपने जो पूरी बात की उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि किसानों को 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, उसमें गेहूं धान को दोनों को मिला दें तो कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में उदासीनता है। और इस बार उसकी वजह से वोट का प्रतिशत भी ज़्यादा घटता हुआ दिखाई दे रहा। अकेला वो रीज़न नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। योगीराज जी, चर्चा चूंकि समाप्ति की तरफ है, ये जो सारा मामला है उसमें रमेश सिंह जी ने जो कहा कि 1,000 रुपए का एक तरह से गेहूं और धान की खरीदी में किसान को फायदा होने की बात बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में की थी और उसके चलते बीजेपी को 163 सीटें भी मध्य प्रदेश में मिली। और ये जो एक तो ये है कि नतीजे लगभग तय दिख रहे हैं और दूसरा किसानों में ग्रामीण क्षेत्र में उदासीनता, ये भी इसको और गहरा रही है। आपकी छोटी सी राय। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मतदाताओं को ये लगता है कि ये बात कहें केवल बातें रह जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा उसको उसमें एक उदासीनता का और छोटा मोटा घाटा नहीं है। 1,000 रुपये गेहूं धान में 1,000 रुपये का बड़ा एक तरह का वो आंकड़ा है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। अब ये तो घाटा तो क्या बात की, उनने कोई दिया थोड़ी था जो वापस ले लिया 1,000 का घाटा। नहीं, घाटा इसलिए है क्योंकि सरकार ने वादा किया था। हाँ, तो बस। ये घाटा ही है, इसी पर तो वोट किया है और उसी वोट पे सरकार बनी है आपकी। तो निश्चित रूप से घाटा ही है, क्योंकि उसने तो उस हिसाब से अपने सारे ताने बाने बुन लिए थे कि भाई बीजेपी ने कहा है और उसकी सरकार बन गई तो उसको वोट पैसे बढ़े हुए मिलेंगे, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो 2 क्विंटल पर 1,000 रुपये का बड़ा मार्जिन है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये किसानों के साथ एक तरह से ये छलावा है, लेकिन किसानों के अलावा बाकी लोग भी न्यूट्रल ही रहे। बाकी लोग तो बाकी इसलिए जो क्योंकि सेक्टर है, उनको रिजल्ट मालूम है। हाँ बिल्कुल सही है। तो जब रिजल्ट मालूम है तो फिर शहर का आदमी तो उससे ज़्यादा, मैं एक और कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शहरी जो मतदाता उससे मक्कार कोई नहीं है लोकतंत्र के मामले में। आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी बस्तियाँ जहाँ अधिकारी रहते हैं और बहुत ही धनाढ़ लोग रहते हैं, वहाँ वोट का प्रतिशत बहुत कम जाता है। नहीं, अब आप ये देखिए, रमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब प्रत्याशी घर से बाहर नहीं निकल रहा तो मतदाता घर से बाहर कैसे निकलेगा? बिल्कुल। और एक बात और है, आप एक एमएसपी की बात उन्होंने की। आप ये देखिए, बड़ा विचित्र दौर है कि गर्मी के बहाने लोग बना रहे हैं, लेकिन मतदान केंद्र तक मतदाता जा नहीं रहा। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ लोग घर नहीं छोड़ रहे, दूसरी तरफ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग दल बदल कर रहे हैं कि इसका कोई उसमें ना गर्मी देख रहे हैं ना सर्दी देख रहे हैं। इसीलिए तो चीज़ें लगभग साफ हो रही हैं। राहुल जी, आपकी राय, समय खत्म हो चला है, छोटी सी राय। कि मध्य प्रदेश में लगातार 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे ज्यादा सांसद भी यहाँ से जीत के गए। एक ही क्षेत्र सीट मात्र कांग्रेस के पक्ष में आई थी। तो इतना अधिक भाजपा का माहौल यहाँ होने के बावजूद भी यदि मतदान का प्रतिशत घट रहा है, मतदाता नहीं निकल रहे, तो आप इसको बिल्कुल नहीं नकार सकते कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना है। तो आप इसको कहीं से भी जोड़ के देखें तो जितना फायदा यदि भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा सोच रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपना फायदा सोच रही है, क्योंकि यदि परसेंटेज गिर रहा है 50% के लगभग आ रहा है तो दोनों के दोनों संदेह उनके रिजल्ट। दरअसल कांग्रेस इस बात की कोशिश कोई सुरक्षित नहीं। राहुल जी, दोनों पार्टियां मिशन में हैं। बीजेपी ने अपने संगठन को लगा दिया कि वो घर घर जाकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाए, और कांग्रेस ने ये मिशन कर दिया कि मतदान का प्रतिशत घट जाए ताकि जो फायदा है वो कांग्रेस को मिल जाए। घटे मतदान प्रतिशत में फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है, इसलिए उसकी दिलचस्पी मतदान बढ़ाने में नहीं है। और बीजेपी को यह डर है कि इससे उनका जीत का अंतर घटेगा, इसलिए वो वोट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश जी, आपकी राय। राघव जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले निर्वाचन आयोग ने संशोधित आंकड़े पेश किए हैं, उसमें 67% मतदान बताया, यानी मतदान को लगभग 4 से 5%
पढ़ा हुआ पूरे आंकड़े सही नहीं आए थे। जी। तो अगर इस आंकड़े को माना जाए तो मतदान पिछले बार जो 2019 का है उससे तो कम है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि अभी 2-3 दिन तक, हालांकि आंकड़े आने में 11 दिन लग गए, 2-3 दिन पहले तक ये जो शंकाएं हो रही थी वो शंकाएं उतनी ज्यादा गहरी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि किसानों की जो उदासीनता है, ये वो तो माहौल बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा है राघवेंद्र जी, वरना बीजेपी औंधे वो गिरती है। और मुझे लगता है मोहन यादव ने जो उदासीनता एमएसपी पे दिखाई है उसकी वजह यही है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का अगर मत प्रतिशत घटेगा ही तब भी बीजेपी जीती तो जाएगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बीजेपी से ये उम्मीद किसानों को बिल्कुल नहीं थी कि बीजेपी किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। में इस पर पूरा विश्वास का संकट खड़ा हो जाएगा कि आपने वादा कुछ किया था, फिर जनता ने आपको जिता भी दिया, आप सरकार में भी आ गए और फिर भी आप उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से भविष्य को लेकर दिक्कत है, क्योंकि राजनीति में भरोसे का संकट ज़्यादा है। लोग बातें लंबी चौड़ी करते हैं और उस पर अमल नहीं करते, और यहीं से मतदाता नेताओं के प्रति भी उदासीन हो रहा है और पार्टियों के प्रति भी। तो ये एक बीजेपी के लिए भी थोड़ा मुश्किल वाला सबब हुआ, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो 7 मई को जो मतदान होने वाला मध्य प्रदेश में, उसमें लोग कोशिश करेंगे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र पहले से ज़्यादा मजबूत हो। मैं एक लाइन और जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेहनत मतदान को लेकर अगर किसी संसदीय क्षेत्र में हो रही है तो वो विदिशा है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने पूरे अपने संसदीय क्षेत्र को ही मध्य प्रदेश मान लिया है, और वो उसके इस तरह दौरे कर रहे हैं, इस तरह मथ रहे हैं अपने क्षेत्र को कि वो गांव-गांव जा रहे हैं, मजरे टोले में जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वोट डालिए। और इस काम में उनकी पत्नी भी, साधना सिंह भी एक तरह से उनके साथ में डटी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत विदिशा में सबसे ज़्यादा होने वाला है, अभी ऐसी संभावना दिख रही है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कम मतदान, सब परेशान। 7 मई के बाद ऐसा लगेगा कि शायद मतदान कुछ बढ़ा है और लोग थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे, ऐसा अनुमान है, ऐसी अटकल है। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।